बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। और आज के स्पेशल शो में हम इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का शो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हमारे इस शो की फर्स्ट एनिवर्सरी है। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और वाकई जैसे रोमा ने कहा कि आज से 1 बरस पहले हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। उस वक्त रोमा अभी ज्वाइन नहीं किया था, रोमा ने 3-4 महीने बाद ज्वाइन किया था। मुनीज़ा हमारे साथ होती थी, फिर मुनीज़ा की शादी हो गई और वो कराची चली गई और रोमा की एंट्री हो गई, जो बहुत अच्छी एंट्री हुई। बिल्कुल। तो हरमीत अलबत्ता पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था। बड़ी खुशगवार यादें हैं, बड़ी मज़ेदार बातें हैं जो हमने इस सफ़र में दौरान में जिनको रिपीट भी करेंगे, हम कुछ यादों को ताज़ा भी करेंगे। और हरमीत की तरफ पहले सफ़र करते हैं। हरमीत क्या फील कर रहा है आज के दिन में? अस्सलाम वालेकुम हरमीत। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। रूह साहब बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि ये जो सफ़र था और चल रहा है, बड़ा कमाल का ही सफ़र था। बहुत सारे लोग हमारे साथ टीम में आए, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस सफ़र का आगाज़ हमारे साथ किया था। उसमें अगर हम अपनी को एंकर अगर बात करें मुनीज़ मोइन की, तो वो फिर चली गई कराची। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे टेक्निकल स्टाफ था, हमारी टीम में शामिल थे, वो लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत की शो को आगे ले जाने के लिए, तो उनको भी मेरी तरफ से भैया सलाम सलूट करूंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत उन लोगों ने की। बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग हैं उनकी बड़ी काविशें हैं इस शो को आगे ले जाने के हवाले से। फिर हमारे खासकर जो कैमरामैन हैं, दोस्त हमारे इमरान और दूसरे जितने भी हैं, सब ने बड़ी मेहनतें की। और फिर रोमा की एंट्री हुई, बड़ी कमाल की एंट्री थी इनकी, बड़ा मजा आया। शो को 4 चांद और लगाए इन्होंने। तो भैया ये जो सफर है अब भी जो रवां दवा है, लेकिन आज बड़ी खुशी हो रही है कि बड़ी कामयाबी से ये सफर का जो आगाज हमने किया था, और अभी अब अगर बात करें तो कामयाबी से ये सफर जो है रवा दवा है। बिल्कुल। और अगर हम इस 1 साल की बात करें, मैंने मेरे ख्याल में सही बात है 3-4 महीने बाद ज्वाइन किया, बट जब से मैंने ज्वाइन किया और इवन बिफोर दैट बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इनफैक्ट जब हम कोई स्पेसिफिक स्टोरी भी कर रहे होते हैं तो हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं, फीडबैक आ रहा होता है कि आज ये चीज़ अच्छी थी, अच्छा नेक्स्ट टाइम ये करें। सो लोगों की जानिब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया गया। और इस दौरान हम लोग तो वो लोग हैं जो किसी भी चीज़ को कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट कर लें, बट हमारी टीम जिनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है रन डाउन से लेकर फिर यहाँ पर जब हम शो स्टार्ट करना होता है उससे पहले यहाँ पर जो एक हैसल होती है कि बस अब इतने मिनट रह गए हैं, अब इतने सेकेंड्स रह गए हैं। सो सब बहुत ज़्यादा चौकन्ना होते हैं, एक्टिव होते हैं कि बस फौरन ऑन टाइम हम चीज़ें पहुंचा दें। और ऑब्वियसली जहां हम इतने लोगों का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ हमारी मैनेजमेंट की भी बहुत सपोर्ट रही है कि कभी हमें लग रहा हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, हम जाकर बात करते हैं और उस पर फिर ऑब्वियसली इंप्लीमेंट भी होता है। सो ओवरऑल ये एक टीम वर्क होता है। और टीम वर्क में अगर हम अपने प्रोड्यूसर्स का जिक्र करें, शुरू में हमारे साथ नोमान साहब थे, फिर उसके बाद असलम सईद साहब आए। बहुत ज़्यादा की रोल है इनका रन डाउन बनाने में। मतलब एक दिन, मतलब अभी हम शो करके जाएंगे और इसके बाद से ही कल के शो की तैयारी शुरू हो जाएगी, और हम लोग तो फिर जाके थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो लगे रहते हैं। फिर हमारी टीम में अभी इरहा है, अरीशा जा चुकी है, जलाल है, इसके अलावा हमारे कैमरामैन अता भाई, इमरान नूर साहब और बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत सी काविशें हैं कि ये बना बनाया जो आप शो देखते हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे देखने वाले इसको अप्रिशिएट करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल में हम यादों में अगर बात करें तो नुमान का जैसे हमने जिक्र किया कि नुमान का पहले से रोमा ने कह दिया, शुरू में पहले दिन से नुमान साथ थे प्लानिंग में इसकी, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह से ये पर्दा स्क्रीन के ऊपर आएगा। पर्दा स्क्रीन कहना तो गलत होगा, अब तो LED और LCD है पुरानी ज़बान में, लेकिन अभी तक वही ज़बान चलती है सिनेमा की और टेलीविज़न की ज़बान की। पर्दा स्क्रीन पे इसको जैसे दिखाया जाएगा। तो बड़ी खुशगवार यादें, बहुत अच्छा सफ़र रहा। हमने गलतियाँ भी बड़ी की, उन गलतियों के लिए माजरत पहले से, मतलब जो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, बल्कि कि आप कहते हैं चले कोई बात नहीं, मतलब ऐसी गलती हो जाती है। लेकिन
अच्छा, वैसे रऊफ साहब एक चीज और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इशारे भी मिल रहे हैं, मेरा कैमरामैन जो है वो भी कह रहा है कि भैया हम लोगों का क्या कसूर था, हम इस्लामाबाद की टीम भी तो हमेशा आपके साथ चाहे वो ठंड हो या गर्मी में पहुंच जाते हैं। जो जुनैद रजा बड़े ही टैलेंटेड है, मेरे साथ ही होते हैं, सुबह के वक्त मुझसे जल्दी पहुंच जाते हैं, और इस तरह साबिर है, उस्मान है, तो ये तीन जो है हमारे साथ इस्लामाबाद की टीम है मेरे साथ, बड़ी कमाल की है और बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े प्यारे भाई हैं मेरे छोटे, तो इनके साथ जो है मेरी जो केमिस्ट्री है बड़ी कमाल की है। तो मैंने कहा चलो इनका भी जिक्र कर दूं। वैसे भी रऊफ साहब पूरी टीम का तो हमने कर दिया, लेकिन इस्लामाबाद की टीम रह गई थी। और बड़े मजे का ये सफर रहा है। रोमा की अगर हम बात करें तो रोमा पहले दिनों से जब आई तो हमें नहीं लगता था कि हम शायद चल पाएंगे, लेकिन रोमा ने इस चीज को ऐसे हैंडल किया और बड़े कमाल से उस चीज को, पूरे शो को जिस तरह चार चांद लगाए। तो रोमा आपको भी दाद हम देते हैं कि भाई शो जहां पे रुक गया था उसको अचानक उठाना और उसको उस लेवल तक ले जाना, इसमें क्योंकि यू आर द कैप्टन, हम तो कहते हैं प्रोड्यूसर इज अ कैप्टन, लेकिन हमारी टीम का जो स्क्रीन पे बैठने वाली है आप हैं, क्योंकि आप ही कैप्टन हैं, और हम जो है हम तो रऊफ साहब फिर हम हेल्पर के तौर पर मैं आ जाता हूँ कि भैया थोड़ी बहुत मदद ही कर लेते हैं, बाकी काम कमाल का। अगर आपने मुझे कैप्टन कहा है तो हमारे मेंटोर इस वक्त रऊफ साहब हैं। बिल्कुल, मेंटोर रऊफ साहब है, बिकॉज हम कहीं पर भी अगर कहीं पे लैग कर रहे हो, इंफॉर्मेशन पूरी ना हो, किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन ना पता हो, कुछ भी हो, सो वो ये होता है कि फिर मैं रऊफ साहब को सर इतना सा बोलूंगी, आगे आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज जो ग्रिप सर की है वो तो ऑब्वियसली हम उसको मैच भी नहीं कहीं कर सकते। सो जो कमाल है वही। बिल्कुल, तो हरमीत का भी एक अपना अंदाज है। इनफैक्ट हरमीत की तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं कि हमें मैसेजेस आते हैं कि भाई हरमीत जो है वो आपके शो को और ज्यादा रौनक बख्शता है, एक डिफरेंट टाइप तो नहीं, मतलब हम जितने भी मॉर्निंग शोज उठा कर देखें हमारे पास एक डिफरेंट बंदा है। शुक्रिया अदा करूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा रन डाउन की बात कर लें, काफी हमने बात कर ली इसकी। हाँ ठीक है, हरमीत कुछ कहना चाह रहे थे, कमेंट लेके फिर आगे बढ़ते हैं। जी हरमीत। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जब रऊफ साहब नहीं होते हैं शो में, यकीन माने मैं एक्सप्रेस भी करता रहता हूं, लेकिन दिल से मुझे फील होता है कि यार शो का आज मजा नहीं आया। अक्सर मैं कह भी जाता हूं, लेकिन कई सारे ऐसे मैसेज मुझे मौसूल होते हैं कि रऊफ साहब के बहुत सारे ऐसे फैन हैं जो उनसे मिलना भी चाह रहे हैं, जो उनकी गुफ्तगू सुन के मजा जिस तरह हम लेते हैं तो वो भी रऊफ साहब की गुफ्तगू से मजा लेते हैं। तो थोड़ी सी ये चीज ऐड करनी थी मैंने, क्योंकि रऊफ साहब कमाल है पाजी ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, सारे बड़े ग्रेट हैं। और आज रोमा का एक खास दिन भी है, रोमा को वो भी विश करना है। अभी रोमा की बर्थडे है आज, और जितने देखने वाले हैं उनको उनकी तरफ से हम पेश की रोमा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। थैंक यू। ये यहाँ से फारिग होंगे तो बर्थडे का केक हम बाहर जाके काटेंगे। रोमा की एक हमने जो जिक्र किया था पूरे तरीके पे, भरपूर तरीके पे ये सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इनके मामू का इंतकाल हो गया था और 2 दिन पहले हमने इनको एब्सेंस को बड़ा मिस किया, एब्सेंस में इनकी बड़ा मिस किया इनको। तो बहरहाल हैप्पी बर्थडे रोमा। थैंक यू। और मुझे पीसीआर से भी कुछ लोग बर्थडे विश कर रहे हैं, सो उनका भी थैंक यू। ऑब्वियसली अब उनको जाके मेरी तरफ से भी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हरमीत, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह से जेस्चर्स आपको मिलते हैं या कोई आपको विश करता है, सो बहुत शुक्रिया। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, हमारे शो की भी एनिवर्सरी है, इनफैक्ट फर्स्ट एनिवर्सरी, और हम उम्मीद करते हैं जो कामयाबियों का सफर है, स्ट्रगल्स का सफर है, एफर्ट का सफर है, ये ऐसे ही जारी रहेगा और हम बेहतर से बेहतर चीज जो है वो आपके सामने रखते रहेंगे। बर्थडे विशेस का भी बहुत शुक्रिया। अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं कि आज हम कौन कौन सी टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की। डोज के साथ हम आगाज करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो पंजाब में मजहबी सयाहत को फरोग देने का आगाज हो चुका है। किस तरह से चीजों को प्रमोट किया जाएगा, जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको पंजाब में किस तरह से सपोर्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर थर में गजाई किल्लत तो हम बरसों से, सदियों से देखते आ रहे हैं, तो अब सिंध हुकूमत को इस बारे में क्या करना है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम देखें तो लाहौर का मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार है, और ना सिर्फ लाहौर का बल्कि पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं कमोबेश हर एक में यहाँ बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, और जहां पर बर्फबारी है, पहाड़ है, वहां पर बर्फबारी भी हो रही है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब से डील की बातें। गुज़िश्ता रोज ऐसे लगा है कि डील का जो एक तासुर था वो खत्म हो गया है, बिकॉज DGISPR साहब ने जो गुज़िश्ता रोज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की रावलपिंडी में, इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम बातें कयास आराइयां हैं और बेबुनियाद हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे।
और फिर हम देख रहे हैं सर्दी है, सो स्किन के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इची हो जाती है। इसको ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। सो डेली डोज के साथ हम आगाज़ करेंगे और आज का डेली डोज हम बड़ा क्विकली करने वाले हैं बिकॉज हमने पहले बहुत ज़्यादा गुफ्तगू। सो डेली डोज में हमारे पास सबसे पहली अगर हम खबर देखें तो अफगानिस्तान से है, जहाँ पर कपड़ों के जितने भी दुकानदार हैं उनको कुछ अहकामात जारी किए गए हैं और अहकामात ये हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी डमीज जो नॉर्मली हम पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं कि कपड़े पहनाकर डिस्प्ले किया जाता है डमीज पर, सो वो डमीज के सर कलम कर दिए जाएंगे अगर ये कहीं पर भी नजर आएंगे। ये वैसे इंतहा है, यानी जहालत की कहना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले हरमीत को एक फिल्म रिकमेंड की थी, उसामा। आज मैं दोबारा उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो फिल्म देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये देखें कि तालिबान के दौर में ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पे क्या सलूक किया जाता है और आम पब्लिक के साथ क्या किया जाता है। बहुत कमाल की फिल्म है। हाँ, बहुत रऊफ साहब ने वैसे रिकमेंड की और मैंने देखी और मैंने रऊफ साहब को जिक्र भी किया कि बड़ी कमाल की फिल्म है और वहाँ के वो जो जहालत है वो सारी चीजें हमारी नजर होती है और ख्वातीन के साथ जो रवैया सलूक जो अपनाया जाता है बहुत अफसोसनाक है। बट बहरहाल बहुत कमाल की फिल्म है, देखनी चाहिए। रोमा, अगर आपको भी वक्त मिले तो देखना जरूर। इंशाल्लाह जरूर। यही जो बात हो रही है खबर के डमीर जितनी बड़ी हुई है उनके सर कलम किए जा रहे हैं और मतलब उनके सर कलम करने से पता नहीं क्या फायदा होगा। हम एक आदत से मजबूर हैं सर। हाँ, एक तरफ हम देखें तो सऊदी अरब में बिल्कुल दुनिया मुख्तलिफ हो रही है, जिसको हम मॉडल कहते हैं। वहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, वहाँ पे फैशन शोज भी चल रहे हैं वहाँ पे, और वो हिजाज मुकद्दस में नहीं है, मतलब वहाँ से दूर बाकी मुल्क जो है उसके अंदर तब्दीली आई हुई है। ख़वातीन को ड्राइविंग करने की भी इजाज़त मिल गई है बगैर महरम के साथ होने के। बिल्कुल। तो उसी को मॉडल बना लें, उसी को मॉडल बना के मतलब अपने मुल्क में तब्दीली लेके आएँ। खैर बहरहाल मतलब यह है कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। मैं सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा वो तमाम लोग जिन्होंने उसामा नहीं देखी, सदीक बर्मक की फिल्म वो देख लें तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि दौर किस तरह का होगा और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल ये है कि एक तरफ तो तालिबान के यहाँ भूख है, बुरा हाल है, अफलास है और करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भूख का शिकार हो सकते हैं। उनके लिए इमदाद इकट्ठी करनी है। मुल्क पूरा कोलैप्स कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गुर्बत की वजह से पैसों की ज़रूरत है। एक तरफ वो इमदाद के लिए अपील करना और दूसरी तरफ ऐसे इकदाम देखना इनके बारे में वेस्ट को या अमेरिका को या इवन इस्लामिक मुल्क जो लिबरल है उनके बारे में बात करना, उनको जाके जस्टिफाई करना कि भाई ये जो है इस सब के बावजूद इनको मदद की जानी चाहिए। तो बड़ा मतलब एक अफसोसनाक सा पहलू है। बिल्कुल अफसोसनाक पहलू, और हम इसको पहले भी कंडेम करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे। बट ऑब्वियसली वी होप कि शायद आने वाला वक्त जो है वो अफगानिस्तान के लिए बेहतर साबित हो। जिस तरह से अब हम चेंजेस देख रहे हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं सऊदी अरब में जो हम चेंजेस देख रहे हैं, बट मेरे ख्याल में जो ज़रूरी थी वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का माहौल था। बट अगर ये अब अफगानिस्तान की सिचुएशन है तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में शायद चीज़ें बेहतर हो जाएँ। आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी हमारे पास ये है जनाब के पाकिस्तान और चाइना की ज़मीन के ज़रिए मिलाने वाले और दुनिया के 8वें अजूबे कहलाए जाने वाले कुराकरम हाईवे, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसको अब रिलीज कर दिया गया है। 1 जनवरी 2022 को ये पीटीवी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स के लिए शेयर की गई, रिलीज की गई, जिसके बाद हमने देखा कि ISPR ने इसको यूट्यूब पर भी रिलीज किया। अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बट अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखी वो इसको लाजमी देखें और ऑब्वियसली फिर देखने के बाद ही हर किसी का जो फीडबैक है वो बनता है। ISPR के YouTube चैनल के ऊपर भी ये रिलीज हो चुकी है। 50 मिनट दौरानिए की ये फिल्म है और कुराकरम हाईवे जिन लोगों ने नहीं देखा वो वाकई इसके ऊपर एक दफा सफर करके जरूर देखें। कमाल की आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी आप मिसाल नहीं ले सकते। मैं तो खुद 6-7 दफा मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है। आप एबटाबाद से ऑनवर्ड जिस वक्त उसके ऊपर सफर करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे से वो कुराकरम हाईवे शुरू हो जाती है और फिर आप ऑल द वे अप टू खुंजराब पास जहाँ पे जाके ये ख़त्म होती है और फिर चाइना के अंदर मतलब ये चली जाती है जहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर जो है वो खुंजराब पे है। बिल्कुल
ऐसे ऐसे मनाजिर आपको देखेंगे, ऐसी ऐसी झीलें आपको मिलेंगी। मेरे ख्याल में हरमीत ने थोड़ा बहुत सफर किया होगा इसके ऊपर, हरमीत को जरूर मतलब रऊफ साहब, मेरा तो इलाका है बिल्कुल शांगला से, मैं ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरे इलाके से ही गुजरती है ये कुराकुरम शाहरा। और जिस तरह हम देखते हैं तो दरियाए सिंध के किनारे ये बनी है बिल्कुल, और तवील जो पहाड़ियों का एक सिलसिला है वो उसके साथ साथ आप जब चलते जाते हैं तो कमाल का ये सफर है। सांप की तरफ बलगाती ये सड़क जब गुजरती है, पीछे अगर आप देखें ऊपर आसपास साइड में देखें तो पहाड़ों का ये सिलसिला, नीचे देखें तो भैया बड़ी कमाल की ये का दरियाए सिंध। तो ये जो आपने जिक्र किया कि किसी ने अगर सफर नहीं किया तो जरूर करना चाहिए, बड़ा ही महसूस होता है बंदा जब वहां से गुजरता है, वहां के इलाकों को देखता है, वहां की खूबसूरती को देखता है, मुकामी जो लोगों के अपने रीत रिवाज है उसको जब देखता है तो मजा ही आता है भाई। बिल्कुल ठीक आप बात करें, खूबसूरती इसकी बहुत जबरदस्त है। अभी तो आप लोग मूवी देखें, डॉक्यूमेंट्री देखें, और इसके अलावा जिन्होंने ट्रेवल नहीं किया वो लाजमी तौर पर ट्रेवल भी करें। ये भी एक मुनफरद किस्म का एक्सपीरियंस होगा, जो व्यूज आपको रास्ते में मिलेंगे, जो चढ़ाइयाँ होंगी, वो भी एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल में जो स्ट्रॉन्ग दिल के लोग होते हैं वो इनको बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, जो कमजोर दिल के लोग होते हैं वो तो खिड़की से बाहर भी नहीं देखते कि आई गिरगुड़ ऐसी कोई बात नहीं है, चौड़ी सड़क है। हाँ, बट वो जो ऊंचाइयां है वो आप एकदम नीचे देखे तो बड़ा और तरह की है। हाँ, लेकिन डरने वाले इससे भी बहुत डरते हैं। बट एनीवेज, अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे जनाब, और अगली स्टोरी हमारे पास ये है, इस हवाले से है कि खातून ने अपने सर के बालों से एक ट्रक को खींच दिया। स्टोरी तो ये है, बट अगर नॉर्मली कंपैरिजन में देखें तो अगर कोई ट्रक खड़ा हो या कहीं फंस जाए, या अगर इवन कोई छोटी सी भी कार कहीं पर फंस जाए, उसको वहां से मूव करना बहुत मसला हो जाता है। इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और फिर शायद थोड़ा बहुत उसको मूव कर पाते हैं। बट भारत की ये खातून है और एक मुनफरद रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है, और अपने बालों, सर के बालों से ट्रक को जनाब खींच दिया। आशा रानी इनका नाम है, और आप ये देखिए कि बालों की मजबूती कितनी ज़्यादा होगी और खुद खातून के अंदर कितनी कुव्वत होगी। कोई ट्रक खड़ा हो हरमीत, हम और आप तो शायद दो मिलके भी उसको धक्का ना दे सकें, बल्कि रोमा की भी अगर हम मदद ले लें तब भी नहीं, मेरे तो बाल ही सारे टूट जाएंगे। बाल तो टूट देंगे, हम धक्का दे के भी नहीं हिला सकते, इतना भारी होता है। तो उसको अपने बालों के साथ खींचना, सर के बालों के साथ, बहुत कमाल है। अभी मजाक में कर रहा था यहाँ पे, जिस वक्त हमने शो शुरू किया तो एक बाल पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने रोमा को पूछा ये बाल कहाँ से आया, कहने कि मेरा होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है ये आशा रानी का है, ट्रक के जो खींच रही थी बालों में। ये ऑन एयर सबको पता लग गया कि मेरे हेयर फॉल है, इसका मसला। बट क्या करें, डेली बाल जब स्ट्रेट होते हैं और उनके साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो फिर रिजल्ट तो यही होता है। लेकिन पता नहीं, दिल करता है ऐसी खवातीन से मिला जाए जिनके बाल इस कदर मजबूत होते हैं, हमें भी कोई टोटका बता दे कि हम भी अपने बालों को बेहतर कर सकें। इनसे वैसे पूछा जाना चाहिए लगाती क्या बालों को भाई, और क्या कैसे मजबूत करती हैं। हाँ, बालों का राज क्या है, बालों का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बालों का राज, मजबूत। इनका कोई कमर्शियल अगर बनेगा जिसमें ये कहे मैं अपने बालों को फलां तेल लगाती हूँ, तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कितना मशहूर होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ ही अब ऑयल कंपनियों की नजरें भी इन पर ही होंगी मेरे ख्याल में। बिल्कुल। इसी के साथ ही हमारा डेली डोज यहाँ पर खत्म हुआ। हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत से मौजूआत, बहुत से टॉपिक्स, बहुत सी चीजें आप लोगों के सामने रखनी है, डिस्कस करनी है। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो DGISPR के उस स्टेटमेंट से हम शुरू कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से डील की तमाम बातें बेबुनियाद हैं, ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि उनके पास ऐसी खबरें कहाँ से आती हैं। उन्होंने यकसर जुटला दिया। तो बहुत अरसे से हमारे मीडिया के ऊपर, हमारे अखबारों में इस तरह की खबरें ज़ीनत बनी हुई थी जो ये कह रही थी कि कोई ना कोई डील कहीं पे हो रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत लड़खड़ा रही है, हुकूमत को घबरा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम चल के नज़ीर लगारी साहब से ही बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं ऐसी खबरों में कहाँ से आ जाती हैं, क्यों ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं और इसका सबब क्या है, और फिर क्यों DGISPR को इसको झुटलाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर लगारी साहब। जनाब वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइए, एक तो ये खबरें आ कैसे जाती हैं, क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, तज्जिए शुरू हो जाते हैं, पूरे प्रोग्राम चलते हैं, या कोई हकीकत भी होती है इसके पीछे?
नहीं, बात यह है कि जिस तरह से अयाज सादिक साहब ने एयरपोर्ट से उतरने के बाद पहुंचकर जो बातें की थी वहां से लंदन से आने के बाद, वो तो यही लग रहा था कि कोई मामला तय हो चुके हैं और वो कह रहे थे कि मैं खुद जाऊंगा और जाकर उन्हें लेकर आऊंगा, और बस वो आ ही रहे हैं। तो पहली बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अयाज सादिक साहब ने ये बात कही थी और अलान कही थी, मीडिया में कैमरों के सामने कही थी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कभी भी इस तरह के फोरम में कोई जवाब तो इस तरह का नहीं दिया जा सकता है ना कि आप कहें को एब्सोल्यूट ये कह दें कि जनाब हाँ ठीक है, डील हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। DGISPR कभी भी इस तरह की बात तो नहीं करेंगे। वो तो ये नहीं कहेंगे कि डील हो रही है। अच्छा, माजी में जिस तरह की डील होती रही है उसके बारे में कौन सा लोगों को, पब्लिक को इन्फॉर्म किया गया। और जब नवाज शरीफ के साथ डायलॉग हो रहे थे सन 2000 में उनकी सजा होने के बाद और हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट से कन्वेक्ट होने के बाद, जब उनकी अपील जो है वो चलने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको बोरिया बिस्तरा बांधकर उनको रवाना कर दिया गया था जद्दा, तमाम नौकरों, मुलाजमों, सामान समेत और फैमिली समेत रवाना कर दिया। उस वक्त हमें बताया गया था कि कौन सी डील हुई है और किस तरह की डील हुई है। ये तो बाद में पता चला था कि 10 साल तक उन्होंने सियासत में हिस्सा न लेने का एक वायदा किया था। अब भी अगर कोई डील होती है तो हमें नहीं बताया जाएगा ना इस तरह इस फोरम पर या किसी भी फोरम पर हुकूमत या अब तो इन्होंने एक बात और जबरदस्त की है जो हमें पहले नहीं समझ में आती थी। हम सोचते रहते थे, मैं पूछता था राउत साहब वो बताएं इस्टेब्लिशमेंट है क्या चीज, इस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं। तो कल ही उन्होंने ये वो किया, इंडोर्स किया कि इस्टेब्लिशमेंट वो हैं और खुद को बताया कि इस्टेब्लिशमेंट को इन मामलात में ना घसीटा जाए, इस्टेब्लिशमेंट से बात इस तरह की बातें ना की जाए। तो अब इस्टेब्लिशमेंट का भी पता चला है, यानी अभी तो इब्तदाई तौर पर पता चला है और कितने अनासर पर मुश्तमिल है वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन ये बात तो बहरहाल है कि सियासी डायलॉग किसी न किसी सतह पर होते रहते होंगे और कोई ना कोई नताज भी निकलते हैं और हमारे सामने माजी की डील भी मौजूद है। अच्छा लगारी साहब, यहाँ पर आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। जिस तरह से DGISPR ने गुज़िश्ता रोज ये बड़ा क्लियर कर दिया है, बट आपको क्या लगता है जब से ये डील की बातें हो रही थी हुकूमत परेशान थी इन तमाम तर बातों से, और कल जो मौक़िफ़ आया है DGISPR की जानिब से, आपको लगता है कि अब हुकूमत खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही है? मेरे ख्याल में हुकूमत को तो सूरत हाल का पता होगा किसी हद तक कि क्या बन रहा है और कौन सा इस वक्त हांडिया पर क्या चढ़ा हुआ है और उसके अंदर कौन सी दाल गल रही है, कौन सी चीजें पक रही हैं। तो ये तो हुकूमत को किसी हद तक उसका अंदाजा भी होगा और मालूम भी होगा। और मुझे नहीं ख्याल, मेरा ये ख्याल नहीं है कि हुकूमत की परेशानी खत्म हो गई है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा बोझ उसकी अपनी कारकर्दगी है ना, उसकी अपनी डिलीवरेंस है, उसके ऊपर कोई अपोजिशन का बोझ नहीं है। अपोजिशन तो टोटल नाकाम गई है। अपोजिशन तो अपने रास्ते ढूंढ रही है, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। वो एक डेट 4-4 महीने बाद की डेट देते हैं कि जनाब हम जाकर एक लॉन्ग मार्च करेंगे और एक जाकर धरना देंगे, वो बाद में उसको भी वापस ले लेते हैं। तो ये सूरत हाल है अपोजिशन की। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अपनी कारकर्दगी से परेशान है। हुकूमत ने लोगों का नाक में दम कर दिया, उनका जीना मुहाल कर दिया है और खुद पाकिस्तान की मैशत को इतना खराब कर दिया है कि इसके सुधरने में एक वक्त लगेगा। जी हरमीत। अच्छा लवारी साहब, अगर हम देखें तो मौलाना फजलुरहमान साहब बल्दियाती इलेक्शन जब हुए KP में तो उनका यही कहना था, उन्होंने बल्कि खुशाइन कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की ने दूरी इख्तियार की बल्दियाती इलेक्शन में। कल भी DGISPR ने भी यही वाज़ेह कर दिया कि हमें इन मामलात से दूर रखा जाए। क्या लगता है सर आपको कि क्या एस्टैब्लिशमेंट अब दूरी चाहती है, इन मामलात से दूर रहना चाहती है सर? अब तो उनके पास यही एक ऑप्शन है कि एस्टैब्लिशमेंट सियासी मामलात से, इंतखाबात की इंजीनियरिंग मैनिपुलेशन से दूर रहे और उसके दूर रहने में ही इस मुल्क की भलाई है। और अपनी लोगों की जो राय हो, लोगों की जो मर्जी है उसको आने दें। और लोगों का कलेक्टिव विजडम हम सबके इनफरादी विजडम से ज्यादा होता है, बल्कि इदारा जाती विजडम से भी ज्यादा होता है अवाम का इज्तिमाई शऊर। हम अवाम के इज्तिमाई शऊर पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हम मार खा जाते हैं। हमें बहरहाल पाकिस्तान के अवाम के मजमूई शऊर को और उनकी जो कलेक्टिव विजडम है उसका एहतराम करना चाहिए और उन्हें ये मौका मिलना चाहिए कि वो अच्छा, मौलाना साहब तो कह रहे थे कि जनाब वो तो इलेक्शन के फौरन बाद कह रहे थे कि चलो भी इस्तीफे दे दो। मैंने एक सवाल किया था सोशल मीडिया पर कि हजरत मौलाना जो हैं अब उनका ख्याल है कि अब ये जो इन्होंने सीटें जीती हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अब वो इस्तीफा देने पर आमादा होंगे? तो जाहिर है वो आमादा नहीं होंगे।
वो अपनी कंडीशन पर इस्तीफे देने की बात करते थे, अपनी कंडीशन पर वो रहने की बात करते हैं। तो ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह अपना इंडिया दे रही है कि उसने दूर रहना है, तो खुदा करे कि वो दूर ही रहे और इन मामलात में वो ना आए। अच्छा लगारी साहब, आपने गुफ्तगू में ऑपोजिशन की बात की है। ऑपोजिशन की अगर स्ट्रैटेजी देखा जाए, यहाँ लगता है कि जब नवाज शरीफ, अयाज सादिक का जैसे आपने जिक्र किया, और भी कई इशारे ऐसे थे जिसपे खुद जानबूझ के वो ये कह रहे थे कि हमारी कोई ना कोई डील का तासुर वहाँ से मिलता था, तो अभी उनके अंदर कोई मायूसी फैली होगी कि कोई डील नहीं है, कोई कुछ नहीं है और उनको अपनी जंग खुद लड़ना है। वो स्ट्रैटेजी जिसको आप कह रहे हैं कि अभी तक वो तलाश करने की कोशिश में है कि कहाँ से रास्ता सिरा पकड़े, कहाँ पे जाएं, क्या करें? नहीं, अपोजिशन की जहां जहां पर इंगेजमेंट्स है ना, वो तो उनको ही पता होगा ना कि उनकी कहां कहां और किस किस सतह पर किस किस से इंगेजमेंट्स हैं, वो कहां कहां पर गुफ्तगू में, बातचीत में, मामलात को तय करने में इंगेज हैं। ये तो अपोजिशन भी बता सकेगी ना, ये पता होगा उन पार्टी को जो पार्टियां इस सिलसिले में इंगेज हैं। ये हम जो कैमरों के सामने और स्क्रीन के सामने जो कुछ देखते हैं, ये होता है सरे आईना। पसे आईना क्या है उसका हमें मालूम नहीं होता है। बाद में निकल आता है कि पसियाना ये था और इस तरह से हो रहा था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी कोशिश की थी डायलॉग करने की, डायलॉग किए, उनके साथ ISA के DG डायलॉग कर रहे थे, फिर परवेज मुशर्रफ ने भी डायलॉग किए, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बचाया नहीं जा सका। अगर ये किसी हद तक किसी जगह पर किसी मकाम पर ये तय हो गया था कि इनकी जिंदगी अब स्पेयर नहीं की जाएगी, तो नहीं बचाया जाएगा, तो चली गई थी। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग अपनी एंगेजमेंट रखते हैं, तो उनको ये भी पता होगा कि अल्टीमेटली नतायज किस तरफ को जाएंगे, और मेरे ख्याल में वो तय करके आई थी। अगर मार दिया जाता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो आएंगी। और उन्होंने बताया था, शायद आपको भी मालूम हो, आप भी इन राब्तों में रहे हैं, तो ये वो खुद बता रही थी कि मुझे स्पेयर नहीं करेंगे, मुझे मार दिया जाएगा, ये उनको पता था। लेकिन इस तरह से कि कौन किस तरह से क्या डील करके आता है और उस डील के नतायज क्या होते हैं, इसके बारे में हमें बिल्कुल कैमरों और स्क्रीन के सामने तो कुछ मालूम नहीं होता है ना, ये तो बाद में हो रहा होता है जब चीजें निकल कर आती हैं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लगारी साहब, अगर यहाँ पे एक चीज, हरमीत अगर आप इजाजत दें, ब्रेक लेनी है। ब्रेक हो गई जी, ब्रेक लेनी है यहाँ पे। ब्रेक के बाद वापस आएगी आपकी खिदमत में, अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। अभी इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, हम अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर है, इसमें टूरिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा काम हुआ। वो कि अवाम बहुत ज़्यादा गिले शिकवे करते हैं, जो कि ठीक है, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, उसका तरीक़ेकार है, ठीक है, बट मेरे ख्याल में जिस हुकूमत की कारकर्दगी है और वो जो अच्छे काम कर रही है, उस पर जो अप्रिसिएशन बनती है, सो उन मामलात पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सो अगर हम देखें तो पाकिस्तान में टूरिज्म को लेकर कभी इतना काम नहीं हुआ जितना अब हम देख रहे हैं, और ना सिर्फ पंजाब बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। नए टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको कवर किया जा रहा है, जो ऑलरेडी अहम मकामात है उनकी तज़ीनो आराइश की जा रही है। इसके अलावा बहुत से काम है जो इस दौरे हुकूमत में हो रहे हैं। अब अगर हम पंजाब की तरफ आ जाए तो यहाँ पर मजहबी सयाहत को फरोग देने का आगाज हो चुका है। इसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पंजाब में दीगर जितनी भी अक़लियतें बसती हैं उनको लेकर, उनके मजहब को लेकर, उनके मजहब को प्रमोट करने तक सब कुछ होगा। सो इस वक्त चेयरमैन पंजाब टूरिज्म कॉर्पोरेशन डॉक्टर सुहेल जफर चीमा साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, ये जो रिलीजियस टूरिज्म की बात आ रही है, ये कितनी वास्ट टर्म है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, फिर किस तरह से मरहलावार क्या काम होगा, और अभी जिन चीज़ों पर, जिन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, उसके हवाले से भी बताएं। देखिए, अगर हम बात करें तो रिलीजियस टूरिज्म में सारे, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी अक़लीतें हैं उनको हम बराबर के हकूक़ का जो है वो हमारी गवर्नमेंट का एक सबसे मेन ये एजेंडा है कि सब जितनी अक़लीतें हैं उनको बराबर के हकूक़ हैं। उसमें अगर हम मुसलमानों की बात करें, उसमें हमारे पास सिख जो हैं उनके लिए सबसे मुक़द्दस मकामात पंजाब में हैं। उसी तरह से बुद्धिस्ट जो हैं उनके लिए जो है वो उनके भी बहुत सारी यहाँ पे मुक़द्दस मकामात हैं। फिर जैन्स के हैं, हिंदू जो है उनके लिए हमारे पास जैसे कटास राज, अभी पिछले दिनों में हमने वहाँ पे भी एक काफ़ी इंटरनेशनली काफ़ी लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो हम सारी
सारी की सारी जितनी भी हमारी इकलीतें हैं उन सबको हम अपने साथ लेके चल रहे हैं, और उनके लिए हम जो है टूरिज़्म के हिसाब से जो जहाँ जहाँ पे भी उनके मुक़द्दस मकाम आते हैं वहाँ पे हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। उसका क्या मतलब स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं? जैसे कटास राज हो गया, उसको तो बहुत बड़ा एलेबरेट पैमाने पे उसको रेनोवेट किया गया, खूबसूरत बनाया गया। मैंने उसको उस ज़माने में भी देखा हुआ जब वो बिल्कुल खंडरों की शक्ल में था, और फिर उस वक्त भी जब वो बिल्कुल तब्दील होके और बहुत खूबसूरत उसको बिल्डिंग में बना दिया गया। करतारपुर का भी एक मतलब आपने पूरा वो खूबसूरत इलाका बन गया, उसको भी हमने उस वक्त देखा हुआ जब वहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे। और फिर वो मतलब वो हो गया। और कौन कौन से ऐसे मकाम आते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके तो तब्दील कर रहे हैं या रेनोवेट कर रहे हैं? हाँ देखिए, उसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने कटास राज का जिक्र किया, उसके साथ साथ हमने एक तो ये है कि वहाँ पे आप डे टाइम जो है वो एक सुबह जाएं और जो है वो वापस आ जाएं। उसके अलावा हम उनके रहने के वहाँ पे अरेंजमेंट्स भी इसी तरह ही कर रहे हैं, जैसे कटास राज में भी है। उसके अलावा भी उसके इर्द गिर्द जो है वो हम दूसरे रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें तो जो हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों का एक्सेस ईजी हो। अपनी गाड़ी में जाएं या वो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं तो एक पब्लिक एक्सेस होना, जिसकी वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूव होना, वो भी डेफिनेट हम उसके ऊपर काम करें। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर जो है वो जगह जो है वो आर्कियोलॉजिकल हैं, तो आर्कियोलॉजी के साथ मिलके हम उनकी अपग्रेडेशन और उनको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। जैसे आपने 2-3 जगहों का जिक्र किया, उसके अलावा भी हम जितने भी हमारे जिस तरह से दरबार हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं हम जो है अपने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके। ठीक है जी हरमीत। अच्छा बाजी, कमाल का काम है, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी हमने देखी है कि सिक्योरिटी के नाम पर, अब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कई गुरुद्वारों में हम जहाँ पे भी जाए गुरुद्वारे में कम से कम पाबंदी नहीं होती है, लेकिन हमारे कई मुसलमान भाई जब जाते हैं वो हमसे गिला करते हैं कि भाई गेट में ID कार्ड दिखाने के बावजूद पुलिस एहलकार जो है या सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो तंग बहुत करते हैं। इसके हवाले से भी कुछ काम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है जो मेरे नजदीक है। मैं समझता हूँ कि इसका हल भी होना चाहिए। अगर ID कार्ड कोई दिखा दे तो फिर तो मसला ना हो ना। देखिए, एक तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल ID कार्ड के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है। सम टाइम उस मौके के ऊपर जब इबादत का टाइम होता है, ये बेहतर तौर पे समझते हैं, उस टाइम पे जो है वो मजहबी तौर पे हम शायद किसी जगह पे इस तरह का कोई चीज़ होती हो कि मतलब जब फॉर एग्जांपल अगर नमाज का टाइम है, उसी तरह फॉर एग्जांपल सिख जो है उनकी कोई इबादत गाह है, तो वहाँ पे जब इबादत का टाइम होता है या वो ऐसे कुछ टाइम्स उन्होंने बताए होते हैं, उस टाइम पे कोशिश होती है कि जनरल पब्लिक वहाँ पे ना आए, क्योंकि उसकी जो एहतराम है वो भी साथ ही साथ ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि दरबारों को अपग्रेड किया जा रहा है, सो मेरे ख्याल में हरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं और मेरे ख्याल में वो बात इसी से जुड़ी हुई है। हरमीत, आप सवाल कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा मसला है, और मैं चूंकि सिख कम्युनिटी से एक ही सहाफत की इस दुनिया में एक ही हूँ, तो उसकी वजह ये कि लोग कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। मैं उस टाइम की बात, अगर इबादत की बात करूं तो उस टाइम तो चलो कोई अगर है मसला पाबंदी का तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वैसे लोग जाते हैं तो तब भी बहुत ज्यादा शिकायत मौसूल होती है। मैं इसलिए काइंडली गुजारिश कर रहा हूं कि इस पे थोड़ा सा काम किया जाए। लोग चाहते हैं कि वो गुरुद्वारे देखें, वो चाहते हैं कि मंदिर देखें, वो चाहते हैं कि चर्च में जाके देखें सारी चीजें, तो इस पर थोड़ा सा काम अगर होगा तो मेरे ख्याल में चीजें ज्यादा प्रमोट होंगी। नहीं, डेफिनेट उसके ऊपर हम देख लेते हैं, लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली बता दिया जाए तो मैं उसके मुताबिक डेफिनेट वहां पे। अब जरा जो लोगों का सवाल था दरबार की, मुख्तलिफ दरबार हमारे यहाँ बड़े खूबसूरत हैं, चाहे वो बाबा फरीद का हो, मज़ार हो, दादा साहब का हो, और आगे मतलब जाके बहुत सी अंदरून पंजाब में, मतलब साउथ पंजाब में ऐसे दरबार मौजूद हैं। तो उन हवाले से भी कुछ स्ट्रैटेजी को प्लान है कि उन तरफ लोग बहुत जाते हैं, जोक दर जोक जाते हैं वहाँ पे शिरकत के लिए, ख़ासतौर पर जब उर्स के दिन होते हैं उनके। नहीं, डेफिनेट उसके ऊपर एक तो अपग्रेडेशन का तो मैं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मेरा ख्याल है इतना बजट किसी गवर्नमेंट ने दिया, चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत फोकस है इसके ऊपर, और आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर साहब का भी। तो एक तो हमें फंड्स का कभी कोई इशू नहीं रहा, मतलब ये मेरा ख्याल है पहली गवर्नमेंट है जिसमें टूरिज्म को फंड्स का कोई मसला नहीं होता, तो हम इसी वजह से बड़े खुले दिल से खर्च कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उसके साथ साथ ये एक तो है कि उनको अपग्रेड करें और उनको बेहतर करें, उनके लुक एंड फील। दूसरा उनका जो एक बहुत बड़ा इशू था वो था रहने का।
तो वहाँ पे हमने एक तो मैं बता रहा हूँ अब हर जगह पे तो रिजॉर्ट की नहीं है, उसके बजाय हम ये कह रहे हैं कि जो है प्राइवेट सेक्टर जो आम लोग हैं उनको हम इन्वॉल्व करें। उसके लिए अभी जो है वो इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके, जिसमें शायद अखुवत भी हमारा हिस्सा होगा, हम जो है वो हॉलीडे होम्स के फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो किसी भी हमारे इस तरह के दरबार जहाँ पे लोगों का काफ़ी आना जाना है, तो वो हम उनको उसको एक लोन देने जा रहे हैं जो कि वो 1 या 2 रूम अपने घर के साथ ऐड कर ले या उसी रूम को अपग्रेड कर ले 3 स्टार 4 स्टार स्टैंडर्ड के मुताबिक। अच्छा। और वो हम उसको एक कनेक्ट कर देंगे आप पूरे सिस्टम के साथ, वो आराम से कोई भी फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मैं वहां पे जाता हूं और जाके उस फैसिलिटी को एंजॉय करता हूं, और उसका जो जिसने बनाया हुआ उसको भी एक आमदन का एक जरिया बन जाएगा। तो हम इस तरह से भी इंशाल्लाह तकरीबन ओवरऑल पूरे पंजाब में हम 3000 रूम का हमारा है कि हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम 100 जो है पायलट के तौर पे करें, जिसमें हम ऐसी जगह भी हैं डेफिनेट जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मरी है, कोटली सतियां है, कोहूटा है, वहां पे भी करने जा रहे हैं। उसके अलावा रिलीजियस मकामात जो हैं जहां पे लोग इस तरह से जाते हैं, वहां पे भी हम ये हॉलीडे होम्स का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा जो सिखों के मुकद्दस मकामात हैं उनके लिए क्या क्या काम हो रहा है, बिकॉज उनकी भी तज़ीनो आराइश की जा रही है, बहुत से मकामात हैं उनकी बहाली के लिए भी काम हो रहा है, उनके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, एक तो फॉर एग्जांपल सच्चा सौदा है, तो एक पहले उसकी अगर आपने कभी किसी टाइम पे, आप तो शायद काफ़ी ट्रैवल करते हैं तो आपने उसका रोड देखा होगा, और अब अभी हमने जो है वो उसका बिल्कुल रोड नया बना दिया। उसी तरह से हम इनको आपस में भी कनेक्ट करें। हमने बहुत काम किया था इसके ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये कोविड ने बहुत हिट, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो हिट किया उसने टूरिज्म सेक्टर को किया। तो अगर इस वक्त जैसे मैंने बताया कि करतारपुर खुलने से प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक सॉफ्टवेयर इमेज पूरे पाकिस्तान का ये गया है, और हमने हमारी तरफ से, और अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से जितना पॉजिटिव रोल है, इंडिया उतना पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रहा। वो लोग आना चाहते हैं उसका कॉरिडोर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समहाउ वो अपनी एजेंसियों को भी यूज करते हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं, और आप देखें 200-300 लोग सारे के सारे आने, हालांकि असूलन जो है वो 5000 लोग, अगर मैं आप यही सोचें उनके लिए ये मदीना है ना, तो अगर आप या मैं हूं और मदीना के इतने करीब हों तो हमारा तो दिल चाहेगा हम हर रोज जाएं, लेकिन वहां पे ये कहा जाता है जी आपने एक दफा जब करतारपुर चले गए तो आपका वीजा नहीं लगेगा कनाडा का, मतलब इस तरह से पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। कॉपरेशन जो है इंडिया की साइड से नहीं, हमारी साइड पे तो हम तो कहते हैं वेलकम, बड़े वेलकमिंग है, बिल्कुल वेलकम। हम तो मैं तो ये कहता हूं कि एक बंदा जिसके पास 1 रुपया ना हो, वो पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे आए या एयरपोर्ट पे आए, यहाँ पे हम लोग इतना एहतराम और उनका ख्याल रखते हैं। मेरा ख्याल है 1 रुपया खर्च किए बगैर वो पूरे का पूरा अपनी यात्रा करके तो वो वापस जा सकता है, इवन विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। तो हमारे लोग इस तरह के वेलकमिंग, और मुझे नहीं समझ आती कि ये बिल्कुल ठीक हो गया सर। ये आपने तमाम रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ये जो ऑलरेडी चीजें हैं उनको ठीक किया जा रहा है, उस पर बात की। ब्रेक के बाद दोबारा आगे, और जो वैसे टूरिज्म के लिए पंजाब में और ऑल ओवर पाकिस्तान काम हो रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपका खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर सुहेल जफर चीमा साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। पंजाब में टूरिज्म को लेकर जो काम हो रहा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने रिलीजियस टूरिज्म को डिस्कस किया, लेकिन अब डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, जो अभी आप ब्रेक के दौरान भी बता रहे थे कि कैनाल, जो मेन कैनाल है लाहौर की, उसके साइड पर फूड स्ट्रीट का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट क्या है ये भी बताइएगा, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, और फिर कब से ये आम पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा? ये देखें, इसके ऊपर जो एक फूड स्ट्रीट जो कि बेसिकली अभी हम जिस थीम के ऊपर काम कर रहे हैं वो ये है कि हम वहाँ पे डिफरेंट ईरास कि आप उसमें एंटर हों तो 9000 ईयर्स पहले जो इस एरिया में क्या था, जिसमें हमारे पास बलूचिस्तान जो है वहाँ पे उस वक्त सिविलाइजेशन मौजूद थी, मेहरगढ़। उसके बाद फिर हम इंडस सिविलाइजेशन पे आ जाते हैं जो कि तकरीबन 7000 से 5000, हम बड़े रिच हैं इस मामले में। अगर
सिविलाइजेशन का, वी आर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, तो वो है। उसके बाद फिर हम फर्दर जो है आगे जो जिस टाइम पे बुद्धा के टाइम जो है वो है सिविलाइजेशन। उसके बाद फिर आ जाती है जो ये जो मुग़ल जो ईरा है उस टाइम का। उसके बाद फिर हम कॉलोनियल, तो हम एक थीम जिसमें एंड पे जाके पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं और कश्मीर उनका उनके जो है वो रेस्टोरेंट, थीम्ड रेस्टोरेंट जो है ना, ये एक कॉन्सेप्ट के साथ हमारे इंशाल्लाह सून हमें खाने पीने के लिए क्या होगा, लाइक बुद्धा और वो उस टाइम के लिए कैसे पता लगेगा ये वाली चीज़? देखिए वो तो शायद पॉसिबिलिटी ना हो, लेकिन हम कम से कम एक लुक एंड फील तो दे सकते हैं। बुद्धा तो खाते कुछ नहीं थे अभी, बुद्धा तो खाते नहीं थे, मैंने कुछ भी नहीं फास्टिंग रखा था। वो सबसे जो मशहूर स्टैचू है ना वो फास्टिंग बुद्धा है, तो वो इस तरह है। फिर उसके अलावा उसके साथ ही ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ सिटी होगा, आप देखेंगे। और इसके अलावा फिर आप जो लोग थाईलैंड गए उन्होंने देखा होगा वहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट का कॉन्सेप्ट है। उसी तरह हम कैनाल के ऊपर जो है वो एक बड़ी खूबसूरत सी फ्लोटिंग मार्केट, जिसमें लोग कैनाल के साथ साथ जो है वो डिफरेंट आर्टिसंस भी काम कर रहे होंगे, डिफरेंट शॉप्स होंगी। आप जाएंगे और जो है वो बोट के ऊपर बैठ के और आप शॉपिंग करेंगे। अच्छा, ये आप वैसे टारगेट मुआशरे के किस तबके को कर रहे हैं? क्योंकि अगर अब हम देखें मीनारे पाकिस्तान, वहाँ पर रेनोवेशन हुई, ग्रेटर इकबाल पार्क में कन्वर्ट हो गया, चंद रेस्टोरेंट्स भी बन गए, अब लोग वहाँ पर आते हैं, बहुत लोग मीनारे पाकिस्तान आते हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क कह लें, बहुत से लोग उसको ऐसे भी जानते हैं, लेकिन अंदर जो रेस्टोरेंट है वो हर एक के एक्सेस में नहीं, वहाँ के तो रेट इतने ज़्यादा हैं। अब ये जो आप चीज़ बता रहे हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये फिर जब एक वो बन जाएगा, एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा, फिर ये आम लोगों के लिए नहीं रहेगा। सो आम लोगों के लिए कुछ करें आप। नहीं देखिए उसमें, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो ऑल्रेडी बड़ी एक्टिविटीज है ना हमारे मुल्क में। देखिए इसमें ये है कि ये कोई एक तरह का रेस्टोरेंट नहीं होगा, वहाँ पे मे बी 12, 13, 15 इतने कोई रेस्टोरेंट्स होंगे, तो फिर डेफिनेट उसमें हर तरह के होंगे जिसमें कोई। अब आप मेन वर्ल्ड सिटी चले जाएं, इतने खूबसूरत शानदार व्यू जबरदस्त देते हैं, बट वहाँ पर एक आम बंदा जाके खाना नहीं खा सकता। वो थोड़ा सा उसका स्टेटस थोड़ा आपको होना चाहिए अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से। सो आम लोगों के लिए भी नहीं, डेफिनेट उसमें इसका ख्याल, ढाबे मतलब जो है इस तरह के कुछ आम लोगों के लिए नहीं, उसमें मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह असल में थीम के मुताबिक जो जब चलेंगी ना, थीम पार्क बनेगा या थीम के मुताबिक कोई रेस्टोरेंट होगा, तो वो बाहर भी महंगे ही होते हैं, मतलब वो सस्ते नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। ये मतलब एक उसमें बात आती है क्योंकि उसको कन्वर्ट करने के लिए इतना पैसा लग जाता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन फिर भी जैसे रोमा वाली बात है, कोई ढाबे ज़रूर ऐसे होने चाहिए जो आम आदमी की पहुंच में भी तकरीबन आ जाए। क्योंकि मेरे नज़दीक हमारे यहाँ पर अमीरों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ है, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह है, लेकिन गरीबों के लिए भी कुछ होना चाहिए ताकि वो भी इन चीज़ों से लुत्फानंदोज हो सके। नहीं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अब अगर आप देखें और कोई छोड़ दें, आप लाहौर से आधे घंटे के फासले पे हिरन मीनार है। आप हिरन मीनार अभी इन दिनों में गया हूँ तो कितना हमने उसको बेहतर कर दिया। इसके बाद आप देख लें शालामार बाग, उसकी भी काफ़ी बेहतर की है हमने। हर जगह के ऊपर लोगों के लिए जो है वो वहाँ पे गाइड भी मौजूद हैं जो कि लोगों को बता रहे होते हैं। तो बहुत सारी, अब जब देखें ये साइट सीइंग बस का जब आगाज हुआ था तो बड़े इकोनॉमिकल सा टिकट था, रेट्स बड़े नॉमिनल से थे, बट अगर अब हम देखें तो वो उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। वो जैसे जैसे वो लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों का इंटरेस्ट उसमें हुआ है, पैसे भी बढ़ गए हैं। बट एनीवेज हरमीत का रुख कर लेते हैं, काफ़ी देर से हमने हरमीत को मौका नहीं दिया, गिला आ जाना है जी हरमीत। बड़े मजे की गुफ्तगू डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, तो मैंने कहा इंटरप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हम देखते हैं कि जो चीज आप बता रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले, रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ दीगर जो टूरिज्म है उसको भी प्रमोट करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम देखें बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रोजेक्शन की मुझे नहीं लगता कि उसी तरह हुई है, होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है, उसके हवाले से क्या हो रहा है? साथ साथ ये बताइएगा कि जो टूरिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट के लेवल से जाना चाहते हैं, आप जिस तरह प्रमोट करेंगे या टूरिज्म के लिए लोग जाना चाहेंगे, तो रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार होगा? दूसरी बात इसके साथ ही ऐड कर लीजिएगा कि मेरे सवाल का कैसे ही खत्म हो जाए कि पाजी व्लॉगर्स जो है, ISPR ने कई लोगों को बड़ा सपोर्ट किया और बड़े व्लॉगर्स जो है वो गए, उन्होंने व्लॉग बनाए, मुख्तलिफ किस्म के एंकर्स को वहां पे ले जाया गया, उससे काफी प्रोजेक्शन हुई। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कुछ करने जा रहे हैं ऐसे में?
देखिए उसमें हमने काफ़ी वीलॉगर्स वगैरह को तो हम भी लेके जा रहे हैं, और मतलब इंटरनेशनली जहाँ तक हम बात कर रहे हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली कोविड ने बहुत नुकसान जो है वो पहुँचाया है। अगर मैंने खुद देखा है कि जब मतलब तकरीबन कोई 1 साल कोविड से जस्ट पहले, बहुत पहले मैंने जब पढ़ता था उस टाइम पे मैंने देखा था कि कभी कभी कोई गोरे आपको नजर आते थे, तो मैंने उस टाइम खुद देखा, क्योंकि उन दिनों में काफ़ी सिख आए हुए थे, वो जो उनकी 550 बर्थडे थी जो है वो उस टाइम के ऊपर मैंने देखा, बाबा जी की, उस टाइम पे मैंने देखा कि फूड स्ट्रीट पे हमने लोगों को खाना दिया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने एक गोरा और गोरी देखे जो जैसे मैप बैकपैक पहने हुए हैं और साथ में मैप उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो वो किसी बंदे से पूछ रहे थे, तो एक वो टाइम आना शुरू हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इसका कोविड जो है वो तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शायद इंटरनेशनल बहुत ट्रैवलर यहाँ पे आ चुका होता है, जिस तरह से हमने सहूलियात देनी शुरू की हैं। वीलॉगर्स का डेफिनेट आप ही पहले भी जिक्र करी थी और हम उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। अभी भी पिछले दिनों हमने अभी जो नए हमने शुरू किए हैं, करतारपुर का एक विजिट शुरू किया हमने, जहाँ से लोग हमारे जो है वो बुकिंग करवा सकते हैं TDCP के साथ, 1 डे टूर है। उसी तरह से साउथ पंजाब का जो है वो मुल्तान, बहावलपुर, और यानी कि ये चीजें आपकी तमाम चीजें जो है लिस्ट में। एक आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, आज से बहुत अरसा पहले, शायद वो मेरा भी बचपन था, लेकिन मुझे ये चीजें याद हैं, बसंत हुआ करती थी, बहुत ज्यादा फेस्टिविटी का माहौल होता था उस टाइम पर। वो जो गवाल मंडी वाली फूड स्ट्रीट थी, वहां पर हम बहुत से गोरे देखते थे जो स्पेशली इस फेस्टिवल के लिए आते थे, और वो भरा होता था पूरा फूड स्ट्रीट। अगर आपको भी अगर याद हो, डेफिनेटली याद होगा, वहां पर बैरून मुल्क से बहुत ज्यादा लोग आए होते थे। अब हम देखते हैं कम लोग नजर आते हैं, और शायद इक्का दुक्का किसी मॉल में, और वो फेस्टिवल कम हो गया, वो फेस्टिवल कम। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ताकि वो लोग दोबारा से पाकिस्तान का रुख करें और यहाँ पर आए? जहाँ तक फेस्टिवल्स की बात है, हम तो एक पूरा इवेंट कैलेंडर क्रिएट कर रहे हैं कि 365 डेज का एक टोटल कैलेंडर हो, जिसमें जो भी इवेंट्स डिफरेंट ऑलरेडी हैं और कुछ हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। ये जहाँ तक बसंत की बात है, ये टोटली अनफॉर्चुनेट नहीं, उसके अलावा उसी तरह का कोई कर लिया, जैसे ना चित्राल में सबको पता है, वो करने की जरूरत है, मतलब बड़ी वो हम एक टूरिज्म कैलेंडर क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको पहले ही पता होगा कि फलां दिन इस टाइम पे ये इवेंट हो रहा होगा, तो वो तो हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। वक्त बहुत मुख्तसर है, क्विक ब्रेक पर जाना, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जैसे हमने आज शो के आगाज में आपके साथ डिस्कस किया था कि आज हमारे शो की पहली एनिवर्सरी है। आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 6 जनवरी 2021 में हमारे शो का आगाज हुआ था लोगों की जानिब से, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सी नेक तमन्नाएं भेजी हैं हमारे टीवी चैनल के लिए, हमारे मॉर्निंग शो के लिए, कुछ उसमें मीडिया पर्सन्स भी हैं। सर पहले चल के वो शेयर करें। हाँ, पहले चल के वो देखते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले जियो के अब्दुल्ला सुल्तान और हुमा अमीर उनकी जानिब से विशेष भेजी गई हैं। पहले चलकर वो देखते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला और मेरे साथ हैं और मैं हूं हुमा अमीर शाह, और हम यहाँ पर मौजूद हैं इसलिए ताकि हम आप लोगों को यानी पब्लिक न्यूज को गुड मॉर्निंग पब्लिक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश कर सकें। यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वी नो दैट इट्स अ डिफिकल्ट वन। ओह यस वी डू नो। तो हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, होप यू गो अ लॉन्ग वे। हाँ जी, और बड़ी अच्छी बात है कि ये सफर कहीं से शुरू हुआ है और पाकिस्तान में ब्रेकफास्ट शोज और मॉर्निंग शोज का ट्रेंड जो है, उनका फॉर्मेट जो है, उनका कंटेंट अल्टीमेटली चेंज हो गया है। थोड़ा सा क्रेडिट हम इसमें अपने आप को भी देना चाहेंगे, लेकिन एवरीबॉडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, अमेजिंग जॉब, सो कीप अप द गुड वर्क। बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी पब्लिक न्यूज़ को। आज पब्लिक न्यूज़ के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग पब्लिक को 1 साल हो गया है। सो हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। आई होप दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ मेनी एनिवर्सरीज। बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। मुझे आप देखते हैं कोहिनूर टीवी के प्रोग्राम मॉर्निंग शो कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान में डेली सुबह 9 बजे। और मैं आज मुबारकबाद पेश करती हूं पब्लिक न्यूज़ पूरी टीम को कि उन्होंने अपने मॉर्निंग शो को कामयाबी से चलाया और चला रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। और इसकी एनिवर्सरी के मौके पे आज आप तमाम पूरी टीम को पब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम, एंकर्स, प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन, लाइटमैन, ईच एंड एवरीथिंग, मेकअप आर्टिस्ट, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि सब ही मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं मॉर्निंग शो करती हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये इतना आसान काम नहीं होता लाइव मॉर्निंग शो करना और लाइव इस तरह आपके साथ खबर शेयर करना, हर चीज़ को जो है वो अपडेट रखना। तो ये पूरी टीम और ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ कि रऊफ़ साहब उस टीम का हिस्सा हैं। वेरी सीनियर पर्सनैलिटी माशाल्लाह, उनकी वजह से ये मॉर्निंग शो हमेशा कामयाब रहेगा और रहा है। और साथ ही इसके प्रोड्यूसर्स की बड़ी एफर्ट है। तो बेस्ट ऑफ लक टीम पब्लिक न्यूज़। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने, एवरी इंडिविजुअल जिन्होंने हमें विश किया है, बहुत शुक्रिया। और नॉर्मली ये ट्रेंड होता है कि एक चैनल के एंकर्स दूसरे चैनल के शोज़ को, एंकर्स को अप्रिशिएट नहीं करते। सो मेरे ख्याल में ये अगर ट्रेंड सेट हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त बात है, बिकॉज हर एक को अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। सो जब कोई दूसरा आपको अप्रिशिएट करता है, स्पेशली जब आपके कंपेटिटर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे ख्याल में ये ट्रेंड अगर हमने सेट किया है सो बाकी को भी इसको फॉलो करना चाहिए और इस तरह से विशेस जो हैं वो दूसरों के नाम करनी चाहिए। जरा पीटीवी की तरफ भी चलते हैं। पीटीवी ने भी विशेस भिजवाई हैं एंड फ्रॉम समा और समा टीवी की तरफ से भी। तो पीटीवी पहले देखते हैं, फिर समा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मोहम्मद शुएब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान का मेजबान। ये है मेरी को होस्ट बिल्कुल ज़रियाब आरिफ, और ज़रियाब राजपूत के नाम से आप सभी मुझे जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ आज हम लोग किसको मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे हैं? हम यहाँ पर मुबारकबाद देना चाह रहे हैं, कांग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं अपने मीडिया कलीग्स को जो कि आज सेलिब्रेट करेंगे अपनी फर्स्ट गुड मॉर्निंग शो एनिवर्सरी। एंड द नेम इज गुड मॉर्निंग पब्लिक। पब्लिक न्यूज से जनाब ये मॉर्निंग शो आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। एक सफर है, एक मेहनत का सफर है। दुआ तो ये है ये सफर इसी तरह खूबसूरतियों के साथ जारी रहे। आप लोगों की केमिस्ट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी है और मैं कहूंगा स्क्रीन पे ना एक बड़ा वाइब्रेंट सा फील आता है। एक तो वो 3 एंकर्स के लोग और उसके बाद उसमें हरमीत का होना, तो बड़ा ही जबरदस्त शो है। हाँ, अच्छा, वैसे हरमीत मेरे पे खुद बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े एनर्जेटिक से को होस्ट हैं, बड़े एनर्जेटिक से एंकर हैं कि अगर आपको को होस्ट थोड़ा सा एनर्जेटिक होना और अगर दूसरा बंदा कभी नहीं भी दिल कर रहा हो कि हाँ वैसे मेरा वाला भी बहुत एनर्जेटिक है, कभी ऐसा हो ना कि आप थके हुए मूड में, तो आप वाइब एक क्रिएट कर देते हैं। और फिर जो सीनियर हमारे वहां पर एंकर बैठे हुए हैं, आपके तो क्या ही कहने। और जो हमारी लेडी एंकर हैं आपके भी, हाँ रोहमा, बहुत सारी यहाँ पे बहुत प्यारी लग रही होती है और एक फीमेल एंकर का प्यारा लगना बहुत जरूरी होता है। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है, हम कहते हैं हम अच्छे लगे हमारी को होस्ट बहुत प्यारी लगनी चाहिए। और माशाल्लाह हमारी जितनी इस वक्त इस इंडस्ट्री में लेडीज हैं बड़ी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। तो जैसे वैसे ज़रियाब हम रोज डिस्कस करते हैं कि मॉर्निंग शो के चैलेंजेस क्या होते हैं। ज़रा ये बेहतर समझ सकते हैं। पहला चैलेंज मैं बताऊं, गेस्ट का भाग जाना। ये तो चैलेंज है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आजकल के मौसम में चैलेंज है सुबह उठ के आना। ऐसा ये हमारी ड्रेसिंग से आपको अंदाजा हो रहा है, सलवारें कमीजें एक साइड पे, ठीक है। मुझे तो लगता है कल शायद जुम्मे, कल भी ना पहने हुए। हाँ एग्जैक्टली, ठंड बहुत ज्यादा है। एनीवेज ये तो चैलेंज है, लेकिन ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि गेस्ट का नाम मिलना, प्लस टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, आपने उस पर डिस्कशन किया, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, कंटेंट निकाला, पढ़ा। सो बाय तो प्रोड्यूसर ने ये यहाँ बोला भाईजान गेस्ट नहीं है, और या ये कह दिया कोई नया टॉपिक आ गया है, इस पर करना है और फौरन करना है, तो फौरन से एक मोड को स्विच करना पड़ता है। इन द मीन टाइम कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए तो फिर आपने पूरा शो साइड पे रखना है, उस ब्रेकिंग शो पर बात करें। तो ऐसे बहुत चैलेंजेस होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मॉर्निंग शो जो इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन हो या चैनल्स हो, सुबह देख रहे हैं, बेचारे जिहाद होता है लोगों का। तो ये तारीख में लिखा जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा। हमारा ना, हम सबका नाम है इनफैक्ट जितने भी मॉर्निंग शो होस्ट है। तो बीइंग अ मॉर्निंग शो होस्ट बेस्ट विशेस लीजिए और अल्लाह ताला यूं ही कामयाबी का सफर जारी। देखो, मैं हूं सैयद फैसल करीम, होस्ट नया दिन समा टीवी, ट्रैवल जर्नलिस्ट, और मेरा ये पैगाम है बहुत ही ज़बरदस्त शो जो कि जिसने नई जहतों को मुतारिफ करवाया हमारी मॉर्निंग शो इंडस्ट्री में, और वो है सालगिरह है, 1 साल का हो गया है आपका गुड मॉर्निंग पब्लिक, जो कि मॉर्निंग शो ऑन एयर होता है पब्लिक न्यूज़ पे। ना द थिंग इज के जो उसको होस्ट करते हैं वो हम सबके बहुत ही हरदिल अजीज रऊफ साहब हैं, और उनसे सीखने का अमल आज का नहीं, न जाने कितने सालों का है। बट रऊफ साहब, यू आर स्टिल यंग और हम आपसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इसके अलावा आपकी इस एनिवर्सरी पे आपकी को होस्ट रुमा इरफान मलिक
और साडे वीर भरावा हरमीत सिंह नूं भी बहुत बहुत बधाइयां ते बहुत बहुत मुबारक। तो फिर इस शेर के साथ इख्तिताम अपनी गुफ्तगू का कि बस ये तो रस्म जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। थैंक यू सो मच एवरीबडी। और मैं हैरान हो रही हूँ बिकॉज ये हमारे लिए भी सरप्राइज था, हमें नहीं पता था कि ये विशेस हम तक पहुंचेंगी इस तरह से, और हमारे जो मीडिया कॉलीग्स हैं वो आज हमें विश करेंगे। हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज था जिसको मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आई होप हरमीत ने भी एंजॉय किया होगा, आपने भी। सबका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, सबने गुड विशेस भिजवाई अपनी, और हरमीत की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरमीत भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। हरमीत का जिक्र 2-4 लोगों ने किया है, मैं कहा था ना हरमीत की फैन फॉलोइंग बहुत है। मैं ख्याल में चलते हैं आगे हम, और हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हैं चौधरी मोहम्मद असलम साहब, डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के पंजाब के। उनसे चल के हम गुफ्तगू करेंगे। ये जो एक बारिशों का सिलसिला चल पड़ा है इसके बारे में बात करेंगे। ये कब तक चलेगा, मौसम कितना अच्छा रहेगा, इसके असरात क्या मुरतब होंगे फसलों के ऊपर, और कितने दिन की ये बारिश है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर बता दें बस, लाहौर के तो बहुत खुश हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। मैं भी बड़ा एंजॉय कर रही थी जब मिला जुला इस तरह से मौसम हो ना, हल्की फुल्की बारिश, वो फिर कॉफ़ी वाला मौसम होता है। बट एनीवेज अभी लोगों का सवाल ये है, स्पेशली लाहौरियों का, ये जो बारिश का सिलसिला है कब तक जारी रहेगा? बिकॉज कल थ्रू आउट द डे और रात को भी बारिश होती रही है। जी बिल्कुल, ये जो मौजूदा पहला जो हमने 31 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज दिया था, उसमें ये जो बारिश है इसी के सिलसिले की कड़ी है, और हमने स्पेशली जो गुज़श्ता दिन को बारिश हुई है, पूरे दिन की फोरकास्ट थी हमारी और शाम तक तो इसी तरह से हुआ है। तो अभी आने वाले दिनों में आज क्लाउडी वेदर रहेगा, आज बारिश हो सकती है, पूरा दिन बारिश नहीं होगी, कोई वक्फे से होगी। लेकिन जो कल है, आज एक सिस्टम एक्टिव होगा बलूचिस्तान में और वो सिंध में बारिशें देगा। जो कल है, कल 7 तारीख और 8 तारीख को लाहौर में अच्छी बारिशें होंगी, बल्कि आप कह सकते हैं कि जैसे कल बारिश हुई है इससे भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? अब गंदम की फसल लगी हुई है और ये बारिश लाहौर के अलावा क्या पूरे पंजाब में फैली हुई? जी बिल्कुल, ये जो बारिश पूरे पंजाब के नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में है। ऐसा सिस्टम बड़ा कम होता है जब एट ए टाइम पूरे मुल्क में बारिशें दे, और ये काफ़ी डीप सिस्टम था जिसने पूरे मुल्क में बारिशें दी है। और जैसे मैं कल और परसों भी कह रहा हूँ, ये भी पूरे मुल्क में बारिशें देगा और काफ़ी अच्छी बारिशें देगा। आपने फसलों का पूछा, तो आजकल जैसे गंदम की फसल है हमारी, उसके लिए बहुत ही अच्छी है। ये दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि ये इसकी पैदावार जो है काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब के जरा सर्दी के हवाले से लोग मतलब बड़े वो होते हैं कि सर्दी का मौसम कितने दिन चलेगा, तो ये बारिशों से थोड़ा सा तो एक्सटेंड करेगा, कुछ दिन ठंड के होंगे, और ये कब तक मतलब उम्मीद है? कुछ आगे की भी प्रेडिक्शन अगर आप कर पाएँ। पिछली बार ये हुआ था कि सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी चली थी और बहुत लोग गर्मी से घबरा जाते हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की खबर थी। अब की भी कोई ऐसी है? जी बिल्कुल, ये जो मौजूदा स्पेल है, ये मैं पहले आपको अर्ज कर दूँ, ये चलेगा, ये 9 तारीख तक चलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद मौसम साफ़ हो जाएगा, फिर आगे काफ़ी दिन जो है बारिश नहीं होगी। तो ये सर्दी का जो मौसम है ये चलेगा कोई मार्च के मिड तक, जो अभी जो हमारी प्रेडिक्शन है, तो उस वक्त तक ये ऑन ऑफ सर्दी होती रहेगी, गर्मी नहीं आएगी। यानी कि अब जो बारिश की वजह से ये एक फायदा होगा कि फॉग और जो स्मॉग के बादल थे वो छट जाएंगे, वो आसानी हो जाएगी। स्मॉग के बारे में जरूर बताइएगा। लाहौर को कहते थे आलूदा तरीन शहरों में है, नंबर 1 पे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये लाहौर और इसके जो दूसरे सिटी जैसे फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, सारे इनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया था। लेकिन ये ब्लेसिंग ऑफ गॉड के जो अभी जो बारिश हुई है, इससे जो स्मोक का जो सिलसिला है ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें फॉग का सिलसिला एक शुरू होगा, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं होता। उसमें जो फ़ज़ा होती है वो साफ़ होती है, उसमें इतनी जो हमारी गैसेज होती हैं वो ख़तरनाक गैसेज नहीं होती। स्मोक का बैरल सिलसिला काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। जरा आज के बारे में बताइए ना, आज भी बादल से हैं, कोई फॉग भी है? ये फॉग है आज जो है? नहीं, आज फॉग नहीं है, ये क्लाउड्स है हमारे पास, क्लाउड्स है। अच्छा, क्लाउडी वेदर है, और आज लाहौर में फॉग नहीं हुई, तो ये क्लाउड्स है, ये हल्की बारिश दे सकते हैं वक्त से। ठीक हो गया जी हरमीत।
अच्छा चौधरी साहब, अगर हम देखें तो बर्फबारी की अगर बात की जाए तो बड़ी कमाल की हो रही है अब इस वक्त। अगर हम देखें तो गर्मियों में जब बर्फबारी सर्दियों में ना हो तो गर्मियों में पानी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, बहुत किल्लत होती है पानी की। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे पहाड़ियों पे ये बर्फबारी का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक जारी रहेगा, और जो आने वाली गर्मियाँ हैं तो पानी की जो किल्लत होती है उसको भरपूर तरीके से ये पूरा कर पाएगी इस बार की जो बर्फबारी है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। आजकल जो सिलसिला बर्फबारी का भी शुरू हुआ है, ये चलेगा। ये जो हमारे अपर एरिया जैसे गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के इलाके स्कर्द वगैरह जो है, इनमें तो ये मार्च के एंड तक और कभी कभी अप्रैल में भी चला जाता है, लेकिन मार्च के एंड तक जो ये सिलसिला चलेगा। और आपने कहा कि जो बर्फबारी होगी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो गर्मियों में हमारे पानी आता है तो ये ज़्यादा उसको जो शेयर होता है, ये बर्फ़ का पानी जो स्नो पड़ती है पहाड़ों पे, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है पिघलती है तो फिर पानी हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इसका शेयर काफ़ी है, मोर दैन 70% जो है बारिश जो हमें पानी मिलता है गर्मियों में वो इसी स्नोफॉल की वजह से होता है। लेकिन जो मानसून होता है उसकी बारिशें जो उसका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। वो जो आप कह ले ज़्यादा बारिशें और ज़्यादा पानी होता है, वो मानसून की बारिशें होंगी तो फिर इसमें वो ज़्यादा पानी हमें डैम से मिलेगा, आपको ज़्यादा पानी डैम से मिलेगा। और इस दफ़ा बारिशें जो हैं वो मौसम गर्मा में कितनी ज़्यादा होंगी इस बारे में भी हम इनसे जानना चाहेंगे। और ख़ास तौर पे फिर ये कि हरमीत जो मानसून है वो कितना तवील होगा उस हवाले से भी। तो पहले तो जरा गर्मा की बारिशों की बात कर लेते हैं। सर उस पर आने से पहले एक अभी सर ने बात की कि स्मॉग भी तकरीबन अब खत्म हो जाएगी और साथ साथ फॉग भी अब खत्म हो जाएगी, बट फॉग का एक दोबारा से स्पेल आएगा जो कि इतना डेंजरस नहीं होगा। सो ये आप स्पेसिफिकली लाहौर को लेकर बात करें, यहाँ पर हम फॉग देखेंगे और इसका टाइम कब से कब तक होगा, कब स्टार्ट होगी, कब तक खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, जैसे स्मॉग तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है लेकिन फॉग का सिलसिला अभी जारी रहेगा। ये फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो सिलसिला है जो जारी होगा फॉग का, लेकिन ये इतनी जो प्रोलॉन्ग नहीं होगी, अभी ऑन ऑफ चलती रहेगी इन द मॉर्निंग या लेट आवर्स नाइट में ये फॉग होगी, लेकिन इतना लंबा इसका स्पेल नहीं होगा कि एक फॉग शुरू हुई है तो वो मुसलसल 15-20 दिन तक चलती है, ऐसा नहीं होगा। थिक होगी काफी, क्योंकि रोमा हमारी जो है ना इसको थिक फॉग बहुत ज्यादा पसंद है। ये कहती है बड़ी, और लोग कहते हैं बड़ी रोमांटिक लगती है, सो चाहे ठंड भी लगती है। अभी मैं इस दफा भी देख रही हूँ वो वाली फॉग नहीं हुई जो मैं एक दिन नहीं शायद मुश्किल से हुई है, हल्की फुल्की थी। जी बिल्कुल, 2 दिन फॉग हुई थी दिसंबर में 15-16 तारीख को। उस वक्त काफी डेंस फॉग थी। थिक फॉग से भी आगे एक किस्म होती है डेंस होती है जिसमें विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, या कोई मोटरवेज बंद हो जाती हैं, मोटरवेज बंद हो जाती है, बल्कि वो तो इतना सिलसिला होता है कि आपको सिर्फ ट्रेवलिंग का या सिर्फ 4-5 घंटे मिलती है, दोबारा फिर शाम को फॉग शुरू हो जाती है। तो वो जो डेंस फॉग है उसके अभी चांसेस हैं इसे जनवरी में जो है ये 20 तक जो मैं अच्छा चौधरी साहब, एक चीज और थोड़ा सा बताइएगा कि जो इलाके हैं, बहुत ऐसे इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं या ऐसे इलाके हैं वहाँ पे तुगयानी आने का, सैलाब आने का भी खदशा होता है। बारिशों का सिलसिला तो आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो कैसे कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं अभी इस स्पेल की अगर बात करूं, जो मैं कल और परसों की जो हमारी प्रेडिक्शन है मेट डिपार्टमेंट की, इसमें जो बलूचिस्तान के इलाके जो हैं उनमें भी सैलाब आ सकता है और कुछ सिंध के इलाके होंगे, और लाहौर समेत लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और रावलपिंडी डिवीजन ऐसे होंगे जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो सकती है और यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा हो सकता है इन इलाकों में इन 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में। अच्छा, बलूचिस्तान का तो पहले भी मतलब पिछला भी एहतियात जरूरी है। हाँ, वहाँ पे भी गवादर में और कुछ इलाकों में सैलाब का खतरा था। तो यहाँ पे भी आप कह रहे हैं, आपने सरगोदा की बात की है, लाहौर की है, और कौन सा इलाका जहाँ पे अर्बन फैसलाबाद डिवीजन और इस्लामाबाद पिंडी, इनमें जो है ज़्यादा बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खतरा आ सकता है। जैसे महकमा मौसम में आते हैं एडवाइजरी इशू की है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की है। तो आपने वो बलूचिस्तान की बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि पसनी एक गवादर जो कोस्टल सिटी है हमारी, तो वहाँ पे 2 दिनों में जो पिछला जो स्पेल जो है उसमें जो है 185 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो उसमें जो नॉर्मल उसकी एवरेज रेनफॉल है वो सिर्फ 24 मिलीमीटर है। तो आप देख लेंगे कितनी ज़्यादा इस स्पेल ने बारिश दी है। और लाहौर की भी मैं बात कर दूं, यहाँ पे
लाहौर की जो एवरेज रेनफॉल है जनवरी की वो 23 मिलीमीटर है, लेकिन कल का जो स्पेल हुआ उसमें मोर देन 40 मिलीमीटर हो चुकी है। कल तो वक्फे वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहा। अच्छा, परसों की अगर हम बात करें तो कराची में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। वहाँ के लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि कब बारिश होगी। अब ये बताएं कि हमने वैसे तो डिस्कस कर लिया, कराची वाले कब बारिश को मजीद एंजॉय कर सकेंगे? जी, कराची जैसे मैंने कहा सिस्टम जो बलूचिस्तान में एक्टिव होगा वही सिस्टम जो है कराची और सिंध और इन इलाकों में बारिश पहले देगा, फिर कल जो है हमारे यही सिस्टम ऊपर आएगा और पंजाब समेत हमारे जो नॉर्दर्न एरिया या कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इनमें वही सिस्टम जो है बारिश देगा। यानी कराची वाले आज रात जो है या कल दोपहर तक जो है बारिश एंजॉय करेंगे। चलें, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया कि कल तक बारिश कराची में भी होगी, लाहौर वाले भी खूब एंजॉय करेंगे। और अगर हम नॉर्दर्न एरियाज को डिस्कस कर ले तो वहां पर भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। और ये भी प्रेडिक्शन है कि वीकेंड पर भी शायद मरी में बर्फबारी हो सकती है। जो मोस्टली लोग हैं वो बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए उनको मरी सबसे ज्यादा करीब लगता है। तो अगर इस्लामाबाद वाले हों उनके लिए तो वो साथ ही नेबरिंग सिटी कह लें वो है, लाहौर वाले भी मरी का रुख करते हैं, इवन कराची से भी लोग वहां पर आते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं वीकेंड को लेकर। मरी में स्नोफॉल होनी है। मरी के लोग जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो किन तारीखों में अपना प्लान करें? जी सर, जैसे मैंने कहा ये जो सिस्टम हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये वहाँ पे 10 तारीख तक, 10 के बाद ये ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे मरी वगैरह में। तो हमारे ये 9 तक ख़त्म हो जाएगा, मरी में कोई 9 की ये शाम तक ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। यानी 9 के बाद ये फिर वेट करें नेक्स्ट स्पेल कब आएगा, कब हम प्रेडिक्शन देते हैं, तो उसका अभी इंतजार। अच्छा, लास्ट ईयर अगर हम देखें या उससे भी पिछले साल देखें तो मरी में प्रेडिक्शन के बगैर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई थी। हालांकि मतलब फरवरी मार्च तब भी बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई थी और उस हवाले से कोई प्रेडिक्शन भी नहीं थी। सो वी होप कि इस दफा भी ऐसे ही हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो लाइव स्नोफॉल को एंजॉय कर सकें। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे अभी का हमारा सेगमेंट देख के। बारिशें भी हैं, बर्फबारी भी है, सो एंजॉय करने का भरपूर मौका है। अभी हम शो में शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो विंटर्स में स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से इचनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मली इसकी जो रीज़न बताई जाती है वो यही होती है कि सर्दियों में जो एनवायरनमेंट है, हवा, उसमें नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली फिर मुख्तलिफ लोग इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मॉइस्चराइजर्स भी अप्लाई करते हैं, बट फ़र्क फिर भी कम ही पड़ता है। सो इसके लिए आज हमने दावत दी है मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुबशर इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, ये जो स्किन इश्यूज़ हैं और ये जो ड्राइनेस है और ड्राइनेस की वजह से जो इची स्किन हो जाती है, खारिश बहुत ज्यादा होना, ये सर्दियों में हर एक का ही मसला होता है कमो बेश। रीजंस क्या हैं और फिर हमने इसके लिए करना क्या है? थैंक यू वेरी मच मिस रोमा। फर्स्ट ऑफ ऑल टू सलाम ऑफ यू। और दूसरा ये है कि अब्दुल रऊफ साहब, मिस रोमा और हमीद साहब मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को आज आपकी एनिवर्सरी है, गुड मॉर्निंग आपका जो शो है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। जिस तरह से अब मिस रोमा ने सवाल किया है कि जो स्किन का प्रॉब्लम क्या होते हैं इसमें ड्राई वेदर में और विंटर में, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारी स्किन की जो केयर है वो विंटर में और समर में थोड़ी डिफरेंट होती है। जो विंटर है उसमें वेदर ड्राई होता है, सराउंडिंग में नमी कम होती है जिस तरह से मिस रोमा ने बताया है, और दूसरा ये कि हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है और इस वजह से हमारी स्किन ड्राई भी होती है, इचिंग भी होती है और स्किन के डैमेज होने के खतरा ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो हम स्किन स्पेशलिस्ट रिकमेंड करते हैं कि अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं, स्किन को मैक्सिमम मॉइस्चराइज करें। और दूसरा ये कि ये बताना पब्लिक को बहुत ज़रूरी है कि जब आप सन में जाएं, मतलब ये कि आप धूप में जाएं, तो विंटर में भी सन एक्सपोजर स्किन को डैमेज कर सकता है, पिगमेंटेशन कॉज कर सकता है, रिंकल्स कॉज करता है और साथ एजिंग होती है। तो इसलिए विंटर में भी जब आप सन में बाहर जाएं या धूप में बाहर जाएं तो आप प्रॉपर सन ब्लॉक यूज करें और स्किन की प्रॉपर केयर करें। अच्छा। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइए, सन ब्लॉक जरूरी है। डॉक्टर साहब जी रोज साहब। हाँ डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि एक बहुत बड़ी वजह ये तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं और जब गर्म पानी से नहाते हैं तो वो हमारी स्किन के ऊपर के लेयर को डैमेज कर रहा होता है?
रऊसा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सर्दियों में तो ये सबसे बड़ा मसला होता है कि हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं और गर्म पानी के बगैर नहाना होता भी मुश्किल ही है। लेकिन ये वाकई प्रॉब्लम होता है कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो स्किन आपकी टू सम एक्सटेंट डैमेज भी होती है और ड्राई भी होती है। तो उसको भी जो ठीक करने का या उससे डैमेज से बचने का तरीका यही है कि आप स्किन को मॉइस्चराइज करें। और जो हम जी फरमाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी बहुत आपको रिपीट आएगी आवाज, लेकिन अच्छा रोज साहब ने जो सवाल किया, बहुत सारे ये तो मसाइल हैं, लेकिन अगर हम देखें गिलगित, स्कर्दू और जो ठंडे इलाके हैं वहां पे उमूमन हम देखते हैं बच्चे हैं या बड़े हैं, उनकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। हाथों की अगर हम बात करें, चेहरे की बात करें, वैसे यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि फ्रेंच कट बनाई है, मतलब ऐसा फील होता है। तो उनको क्या करना चाहिए जब सर्दी आती है, ऐसे में कैसे बचना, क्योंकि ठंडी ठार हवाएं जो चलती हैं वो और स्किन को डैमेज करती हैं। हरमीत साहब, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो हमारे नादरन एरियाज और ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हिली एरियाज हैं कि जहाँ पे पब्लिक या पॉपुलेशन जो है सन के ज़्यादा करीब होती है, वहाँ पे सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा अफेक्ट करती हैं स्किन को और डैमेज ज़्यादा होता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब आप ऐसे एरियाज में जाते हैं जिस तरह से आपने बताया है कि वहां पे लोगों की स्किन ज्यादा डैमेज हुई होती है, उसकी रीजन सबसे बड़ी ये होता है कि हाई एल्टीट्यूड होता है और दे आर नियर टू सन एज कम्पेयर टू अस, जो है हमारे मैदानी इलाके होते हैं, तो उनको स्किन का ज्यादा ख्याल करने की जरूरत होती है। उसमें भी रिकमेंडेशन ये है कि आप प्रॉपर सन ब्लॉक यूज करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल जो स्नोफॉल हो रहा है और उन एरियाज में स्नोफॉल हो रहा है, तो हमारा कंसेप्ट ये है कि जी के स्नोफॉल में चूंकि सन एक्सपोजर तो है नहीं, बर्फ हुई हुई है और ठंडा इलाका है और ठंड है, तो इसलिए हमें सन ब्लॉक की भी जरूरत नहीं है और स्किन की भी इतनी एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जहां पे स्नो गिरी होती है और हल्का सा सन एक्सपोजर हो जाए तो स्किन को डैमेज होने का खतरा उससे भी ज्यादा होता है। उसकी रीजन ये होती है कि आप वहां पे स्नोई एरिया में आप डबल एक्सपोज हो रहते हैं सन रेज के। फर्स्ट ये होता है कि आपको सन रेज डायरेक्ट आ रही होती हैं, दूसरा ये होता है कि जो स्नो होती है उससे रिफ्लेक्ट होकर सन रेज आपकी बॉडी पे और आपके फेस पे आ रही होती हैं, जिसलिए आपका सन एक्सपोजर डबल हो जाता है। तो इसलिए आपको वहां पे एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। एक सवाल आपसे यहाँ करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है क्योंकि मैं भी बर्फीले इलाके से हूँ, तो वो अक्सर ना, क्योंकि आपने कहा कि कोई ना कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल होनी चाहिए जो सन ब्लॉक, बहुत सारे लोगों को बेचारों को नहीं पता होता कि क्या आप सन ब्लॉक लगाएं क्या लगाएं। मेरी वालिदा भी अक्सर वो देसी घी मुझे पकड़ा देती कि मुंह पे लगा रहे ऐसे करके ना, मतलब जान छुड़ानी थी। तो ये जो चीज है ये कितनी खतरनाक है। बहुत सारे लोग ऐसे घी का इस्तेमाल कर, ऑयल का कर लेते हैं, सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसको कितना डैमेज कर लेता है फिर? देखें, कुछ ना इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर है कि आप कोई ऑयल इस्तेमाल कर लें। दे आल्सो वर्क लाइक मॉइस्चराइजर, और जो देसी घी इज गुड इनफ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरी वालिदा ठीक थी। हाँ, बिल्कुल ठीक थी। और दूसरा ये है कि जिस तरह से हम लोग मैक्सिमम इन एरियाज में होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल। पूरी बॉडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा होता है, कुछ पकाने के लिए होता है, कुछ आपके मसाज करने के लिए होता है। तो जो आपका मसाज के लिए ऑलिव ऑयल मार्केट में अवेलेबल है वो यूज करें, उससे भी आपकी स्किन डैमेज होने से और रिंकल्स पड़ने से और जो ड्राई होने की वजह से क्रैक्स पड़ते हैं बॉडी पे, उससे बच सकते हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि सन ब्लॉक आपने कहा कि इस्तेमाल करें। एक तो सन ब्लॉक लोग ज्यादातर मुंह पे इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्या हाथों पे भी उसी तरह बाजुओं पे भी इस्तेमाल करना चाहिए? और दूसरी बात यह कि सन ब्लॉक बेशुमार किस्मों का अवेलेबल है, कोई पता ही नहीं चलता कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर। उसमें कौन सी फॉर्म या कौन सी कंपनी ऐसी है जो बेहतर आपको सन ब्लॉक देगी? देखें सर, इसमें यह है कि जो आपका सवाल है वो ये है कि हम सन ब्लॉक सिर्फ फेस पे इस्तेमाल करें या बाकी बॉडी पार्ट पे भी इस्तेमाल करें। जो भी आपके एरियाज ऑफ बॉडी एक्सपोज्ड है, सपोज कि आपने हाफ स्लीव्स पहनी हुई है तो फिर बाजू पे भी इस्तेमाल करें, और अगर आपने हाफ स्लीव्स नहीं है, वैसे सर्दियों में हम लोग फुल स्लीव्स ही पहनते हैं और साथ आपने कवर भी किया होता है, तो इसलिए आपके बाजू पे या आपके बाकी एरियाज में सन ब्लॉक की ऐसा जरूरत नहीं होती। आपके फेस की जरूरत होती है क्योंकि फेस ही डायरेक्ट एक्सपोज हो रहा होता है, बाकी एरियाज कवर होते हैं। और दूसरा आपने सवाल किया कि आपको कौन सा सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। सन ब्लॉक में हमारा सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। आप जो भी सन ब्लॉक लिए उसमें लिखा होता है कि SPF 100, 50, 60 या 40। तो जो पाकिस्तान के हिसाब से रिकमेंडेड है वो ये कि SPF 50+ सन ब्लॉक आप यूज करें। एक और भी चीज आपको बताऊं कि हमारी ना स्किन टाइप दो तरह की होती है, एक ड्राई होती है, एक ऑयली होती है। जिसमें सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होती है उसकी स्किन को हम ऑयली स्किन कहते हैं, और जिसमें कम होती है उसको हम ड्राई कहते हैं। तो जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक आता है मार्केट में, तो वो यूज करें। वो ना सिर्फ आपको सन रे से प्रोटेक्ट करेगा, बल्कि जो ऑयली स्किन होती है वो एक्नी प्रोन होती है, एक्नी हम उनको बोलते हैं जो पिंपल्स फेस पे निकल आते हैं, तो वो आपको उससे भी सेव करती है।
तो इसलिए सन ब्लॉक सीबम कंट्रोल यूज करें। अच्छा रोमा सवाल करना चाह रही थी। जी बिल्कुल रोमा। सर, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। एक आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहूंगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ चीजें ऐसी आई हैं, मैं बहुत से पहले मॉइस्चराइजर्स अप्लाई करती थी और स्पेशली विंटर्स में ज्यादा करने पड़ते हैं, बट उससे स्किन बहुत खराब होती है और मैं बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स के भी यूज किए। अभी रिसेंटली मैंने बेबी ऑयल और जो बच्चों का लोशन होता है, बेबी लोशन, मुझे लगा कि मुझे ये यूज करना चाहिए बिकॉज जो बच्चों की स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, सो उसके लिए जो फॉर्मुलेशन होती है वो भी वैसी होती है एंड उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। फर्क इन अ सेंस कि उससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सो आपको लगता है कि जो बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, बेबी ऑयल हो गया बॉडी पर लगाने के लिए, बेबी लोशन हो गया फेस पर लगाने के लिए, वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं जो हमारे बहुत ज्यादा हाई ब्रांड्स की चीजें अगर हम मार्केट में देखें उनसे? अच्छा मिस रोमा, इसमें यह है कि जो बच्चों वाली स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, जिस तरह से आपने कहा ना उनकी स्किन बहुत थिन होती है, तो उसके लिए जो मॉइस्चराइजर और जो मार्केट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं डेफिनेटली दे आर अकॉर्डिंग टू दैट स्किन। और जो बात आपने किया कि हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स की क्रीम्स, मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक स्पोज अवेलेबल हैं और वो स्किन को डैमेज करते हैं, उसकी रीजन ये होता है कि उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि किस में स्टेरॉइड है किस में नहीं है, क्योंकि मोस्टली कंपनी क्या ये करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स में स्टेरॉइड मेंशन नहीं करते। तो इसलिए आपको अच्छी कंपनी या ब्रांडेड कहें या इंपोर्टेड कहें उसकी प्रोडक्ट्स यूज करें, तो ऐसा नहीं होता कि जी कि वो सारी आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। बस प्रॉब्लम ये होता है कि नॉर्मली रूटीन में जो हमारे पास कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स में स्टेरॉइड ऐड कर देते हैं। उसका बजायर तो ये फायदा होता है कि आपकी स्किन ना सिर्फ मॉइस्चराइज होती है बल्कि रंग भी गोरा होता है। हम बताते हैं कि जी कि आप ब्राइटनिंग भी होगी, फेस का कलर भी ठीक होगा, तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ जी ठीक है, अब ये इससे 2 in 1 हमें फायदे हो रहे हैं। एक्चुअली आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है। बच्चों के प्रोडक्ट्स यूज करना ठीक है मेरे ख्याल में, तो वो सही रहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप अगर वैसे मिस रोमा आप बच्चों के प्रोडक्ट यूज करें, बिल्कुल दैट्स गुड फॉर यू। वो सेंसिटिव स्किन के लिए होते हैं ना, बच्चों की स्किन चूंकि सेंसिटिव होती है, सो वो मेरे ख्याल में नुकसानदेह उस तरह से नहीं होते। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हरमीत आपने एंड पर बात कर दी है, बट अब क्या कहें, आप हमेशा ही कर जाते हैं। थैंक यू सो मच आपका भी। व्यूअर्स, इसी के हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। सर कोई एंडिंग नोट या फिर वाइंड अप करें? बस मेरे ख्याल में आज की खुशी सबको बहुत ज़्यादा है। उन तमाम लोगों का दोबारा शुक्रिया जिन्होंने हमें मुबारकबादें दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हम कंटिन्यू रखेंगे इसको। अभी चलते हैं ख़त्म करने की तरफ। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।